दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही है, अभी 4 साल की जो हमने बी फार्मेसी की स्टडी की है, इसमें हमें एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी, मई एंड या जून महीने तक की ये एग्ज़ाम हमारी डेट निकल सकती है, जहाँ पे हम जाके इन्हीं डिसीजेस के ट्रीटमेंट में यूज होने वाले अलग अलग ड्रग्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाई करते हैं। बहुत ही इजीली हमारा जो सिलेबस है आने आने वाले 4 महीनों में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस जो है इसका ये बहुत ही ज़्यादा वाइड है या फिर बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। एक छोटी सी भी गलती हो गई तो इसमें आपके निगेटिव मार्किंग्स तक हो सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी आप प्रॉपरली फॉलो करोगे तो आपका 50% सिलेबस तो 2 महीने में डेफिनेटली खत्म हो रहा है। इसलिए हम लोगों को जो मैक्सिमम सिलेबस कवर करना है 80% वाला, वो पहले 3 मंथ में करना है, ताकि 4th मंथ के बाद में कभी भी एग्जाम की डेट आ जाएगी तो इसलिए स्टडी करते वक्त ये सारी जो चीज़ें हमने डिस्कस की उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा मंथली प्लान। हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मुकुल सर आपको पढ़ाने जाने वाला हूँ जीपैट 2025 के लिए सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। तो दोस्तों जैसे हमें पता है कि फार्माकोलॉजी फार्मेसी का एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से भी एक है। क्यों? क्योंकि हम जो फार्मा फील्ड में आए हैं दैट इज़ नथिंग बट द स्टडी ऑफ ड्रग्स, और फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टडी कवर करते हैं, जो कि होता है फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स। तो जैसे कि हमें पता है कोई भी ड्रग हमारे बॉडी के अंदर जब जाएगा तो उसके बाद में वो कोई ना कोई इफेक्ट वहां पे प्रोड्यूस करता है, राइट। वो कौन सा इफेक्ट है, वो इफेक्ट प्रोड्यूस होने के लिए बॉडी में उसको किस प्रकार से अंदर जाना चाहिए, उसको कौन से रूट से एडमिनिस्टर करेंगे तो उसका सबसे बढ़िया वाला इफेक्ट मिलेगा, ये सारे स्टडीज जो होते हैं ये हम लोग फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में कवर करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन अभी जैसे हमें पता है कि जीपैट 2025 की जो एग्ज़ाम है ये बस आगे कुछ महीनों में आने वाली है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि मई एंड या जून महीने तक की ये एग्ज़ाम हमारी डेट निकल सकती है। तो काफ़ी सारे लोग होंगे जो अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे। इनको लग रहा होगा कि भैया इतना कम टाइम पीरियड बचा है, उसमें इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस भी हमें कवर करना है। तो टेंशन मत लीजिए दोस्तों, मैं इसीलिए आज आपके सामने खड़ा हूँ ताकि आपको एक बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजिक प्लान बना के दे दूँ। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बेसिकली है क्या कि एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे आने वाले 4 महीने के बाद में हमारी एग्जाम होगी। तो इन 4 महीने में हमारी जो स्टडी है उसको अच्छी तरह से हम लोग किस प्रकार से प्लान कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले 4 महीने में आपका मैक्सिमम सिलेबस जो है वो कवर हो जाए, और वो भी कुछ इस प्रकार से कवर हो जाए कि आपको 100% कॉन्फिडेंस आ जाए कि भैया कुछ भी हो जाए मैं तो जीपैट क्रैक करके ही रहूंगा, या मैं तो जीपैट क्रैक करके ही रहूंगी। तो चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारे फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही है, अभी 4 साल की जो हमने बी फार्मेसी की स्टडी की है, इसमें हमें एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी कि फार्माकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है ये आपके फर्स्ट ईयर के 2 सब्जेक्ट जो कि एचएपी और दूसरा पैथोफिजियोलॉजी, इनके साथ में बहुत ही ज़्यादा कोरिलेटेड रहते हैं। कैसे, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमारा सबसे पहला फार्माकोलॉजी का बेसिक चैप्टर, जिसके अंदर हमें ह्यूमन बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स, कौन से सिस्टम्स है, वो नॉर्मली किस प्रकार से फंक्शन करते हैं, उसमें सेल्स कौन से रहते हैं, उनके सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, जैसे ही हमें इस बेसिक नॉलेज के बारे में बहुत अच्छे से पता चलता है, उसी नॉलेज के बेसिस पे हम लोग आगे वाले सब्जेक्ट में चलते हैं जो है पैथोफिजियोलॉजी, राइट। तो पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट में हमें इन्हीं सारे ऑर्गन्स के नॉर्मल और एबनॉर्मल फिजियोलॉजी के बारे में पता चलता है, जहाँ पे हमें ये चीज़ क्लियर होती है कि भैया कोई डिसीज हो रहा है, इसका मतलब उस ऑर्गन में, उस ऑर्गन के जो भी टिश्यूज है या फिर उनके जो भी सेल्स है उनमें एग्जैक्टली चेंजेस क्या हो रहे हैं। और जब जाके हमें ये चेंजेस बहुत अच्छे से पता चलते हैं, उसके बाद में हम आते हैं फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट पे, जहाँ पे हम जाके इन्हीं डिसीजेस के ट्रीटमेंट में यूज होने वाले अलग अलग ड्रग्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाई करते हैं, राइट। तो जैसे फार्माकोलॉजी में हमें पता है कि हम सिंपल लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं कि ये ड्रग्स की कुंडली होती है। ये भैया ड्रग क्या है, ये बॉडी के अंदर किस रूट से जाना चाहिए, फिर किस रूट से गया तो वो कितना एब्जॉर्ब होगा, वो कहाँ पे जाएगा, कितना लेवल पे जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, कितना
उसका फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टीज रहेंगे, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, एक्सक्रीशन किस रूट से होगा, और इस सब के बीच में जब भी ड्रग हमारे बॉडी के अंदर है उस टाइम पे वो पूरे बॉडी में कहाँ कहाँ जाएगा, किस रिसेप्टर से बाइंड होगा, और क्या इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट दिखाएगा। राइट तो ये सारी चीजें अगर हम लोग बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजिकली प्लान करके स्टडी करेंगे तो बहुत ही इजीली हमारा जो सिलेबस है आने आने वाले 4 महीनों में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए चलो स्टार्ट करते हैं हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर फार्माकोलॉजी। बट मेक श्योर कि फार्माकोलॉजी का स्टडी स्टार्ट करने से पहले आपका एचएपी और आपका पैथोफिजियोलॉजी भी उतना ही अच्छे से क्लियर हो, ताकि फार्माकोलॉजी समझने में आपको बहुत ही इजी जाएगा। तो जैसे अभी ये प्लानिंग स्टार्ट करते वक्त हमारा सबसे पहला गोल क्या रहने वाला है, हमें जो हमारा फार्माकोलॉजी का सिलेबस है इसको कंप्लीटली आगे आने वाले 4 महीनों में उसको अच्छे से कवर करना है। राइट और इसको हम लोग तभी कवर कर पाएंगे क्योंकि ये एक एंड ऑफ सेमेस्टर के बाद में होने वाला, एंड ऑफ कोर्स के बाद में होने वाला एग्जाम है। तो इसका अगर आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस जो है इसका ये बहुत ही ज़्यादा वाइड है या फिर बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। तो बेटा जैसे हम लोग अभी कॉलेज के ड्यूरेशन में 1 नाइट स्टैंड मार के जो एग्जाम के पहली रात में बैठ के पढ़ाई करते थे, वैसे जीपैट की एग्जाम आपकी बनने वाली नहीं है। ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे कंसिस्टेंसी आपकी बहुत मैटर करेगी और कंसिस्टेंसी के साथ में आपका स्मार्ट वर्क जो है ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। तो स्मार्ट वर्क कैसे रहेगा, जैसे हमारा जो भी सिलेबस है उसको हमें मंथली सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। हमारे पास टोटल 4 महीने का पीरियड है, तो हमारा जो भी टोटल सिलेबस है उसको हमने 4 सेक्शंस में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, जहाँ पे हमारा फोकस रहेगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड एप्लीकेशन। अब ये होना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो भी हमारा जीपैट का एग्जाम होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी एमसीक्यू बेस, ये तो हम सबको ऑलरेडी पता है। तो जैसे हमने कॉलेज का एग्जाम आज तक दिया था उसके बेसिस पे अगर कंपैरिजन करेंगे तो कॉलेज में हमें थियोरेटिकल एग्जाम्स लिखने की आदत बहुत ज़्यादा है। अगर हमें किसी चीज़ का एग्जैक्ट आंसर मालूम नहीं है तो थोड़ा बहुत उसके आजू बाजू का हम लोग लिख सकते हैं, बट यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी नहीं चलने वाली। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन पूछा है उसका एग्जैक्टली ए बी सी या डी में से जो भी आंसर है आपको परफेक्ट आंसर टिक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक छोटी सी भी गलती हो गई तो इसमें आपके निगेटिव मार्किंग्स तक हो सकते हैं। ओके, इसलिए आपको और एक स्ट्रैटेजी क्या करनी है, डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो भले आपने स्ट्रैटेजिकली उसको डिवाइड कर लिया, लेकिन उसको वीकली या मंथली बेसिस पे और हर एक मेजर सेक्शन खत्म होने के बाद में भी इसको आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि लास्ट कुछ 5 इयर्स में एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार से रहा था। और जैसे कि ये एग्जाम सारे सब्जेक्ट का मिला के रहता है, तो अगर हम लोग 2023, 22 और 21 ये 3 साल में देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 28 क्वेश्चंस हर साल सिर्फ फार्माकोलॉजी के पूछे गए थे। तो आउट ऑफ 125 क्वेश्चंस में से 28 क्वेश्चंस यानी कि एज गुड एज 22.4% का वेटेज, यानी कि आप सोच सकते हो कि इसको अप्रोक्सीमेटली राउंड फिगर ही देखने जाएंगे तो लगभग लगभग 25% आपका जो पेपर है, 1/4 पेपर जो है ये फार्माकोलॉजी पे आया है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो आने वाला 25 का भी पेपर हो सकता है कि इसमें 20% से ज़्यादा वेटेज जो रहेगा ये हमारे कोलॉजी को रहेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको बहुत अच्छे से प्लानिंग करके स्टडी करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा मंथली प्लान। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये जो फार्माकोलॉजी का या फिर जीपैट का एग्जाम होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम रहता है। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूँ तो आपको फेंकने के लिए कोई स्कोप नहीं रहता, या तो सही जवाब दो या तो आप गलत जवाब दो। तो इट इज़ लाइक अ डू एंड डाई सिचुएशन। इसलिए सबसे पहले अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो ये आपके फाउंडेशनल कंसेप्ट। तो जैसे ही हम लोग फार्माकोलॉजी के सिलेबस का स्टडी शुरू करेंगे सबसे पहले हमें सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट जो कि जनरल फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी दोनों के अंदर आते हैं इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर करना है। राइट, जैसे फार्माकोकाइनेटिक्स हो गया, फार्माकोडायनेमिक्स हो गया, डायनेमिक्स के अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है,
एडवर्स इफेक्ट क्या है, एडवर्स इवेंट क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट में कुछ फर्क है या दोनों सिमिलर है। ये सारे जो बेसिक कंसेप्ट है ना बेटा, इसको इतना अच्छे से क्लियर कर लो कि इसके बेसिस पे आगे जाके ड्रग्स की चीजें, अगर आपको हर एक ड्रग के प्रैक्टिकली उसका जो साइड इफेक्ट्स है, एडवर्स इफेक्ट है, इसको याद करना पॉसिबल नहीं है, ये सबको पता है। लेकिन अगर इसको इंटरलिंकिंग करके आगे जाके इंप्लीमेंट करोगे तो ये बहुत ईजी जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको। अगर हम लोग फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी में किसी भी ड्रग के अंदर देखते हैं कि ड्रग जो है ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बहुत अच्छे से दिखाता है, लेट अस से 95%। ठीक है, तो इसके बेसिस पे इसके आगे की कुछ चीजें आपको लिंक करनी आनी चाहिए, जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है, इसका मतलब ड्रग फ्रीली अवेलेबल जो रहने वाला है वो रहेगा सिर्फ 5%, राइट। तो उसकी वजह से इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ओके, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये बहुत ही लेंदी रहेगा। क्यों? क्योंकि जब तक ये 95% धीरे 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 करके डिसोशिएट होगा, उसके बाद में पूरा का पूरा ड्रग फ्रीली अवेलेबल होने के लिए जो टाइम लगेगा, और फाइनली उसकी वजह से जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ये बहुत ज्यादा लेंदी रहेगा, राइट। एट द सेम टाइम अगर ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग दिखाता है, इसका मतलब है कि ये जो है ये लिपोफिलिक ड्रग है, ओके। ये लिपोफिलिक ड्रग है, जिसकी वजह से इसके सारे जो प्रॉपर्टीज रहेंगे ये लिपोफिलिक ड्रग्स की तरफ ज्यादा रहेंगे। अगर ड्रग को ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करना है तो इसके चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि ये हाईली लिपोफिलिक है, ओके। वही अगर हम लोग किसी ड्रग के मैकेनिज्म के बारे में अगर बात करते हैं तो बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट में फर्क क्या होता है। साइड इफेक्ट्स तो वो चीज होती है जो कि मैकेनिज्म के साथ में साइमल्टेनियसली हमें देखने के लिए मिलते हैं, ओके। तो जैसे अगर मुझे पता है कि मुझे दिया गया ड्रग जो है दैट इज फॉर एग्जांपल एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, ओके, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का मुझे एग्जांपल आया है और उसके साइड इफेक्ट के बारे में मुझे पता है, पूछा है, ओके। तो मैं क्या करूंगा, कोलिनर्जिक ड्रग्स कौन से रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होता है, ये चीज मुझे पता होना जरूरी है। तो वो कब होगा, जब मेरे बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, ठीक है। तो जैसे हो गया कि मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर, ओके। तो ये मस्कैरिनिक निकोटिनिक रिसेप्टर मुझे पता है, जो ड्रग दिया है वो स्पेसिफिकली M1 रिसेप्टर पे एक्ट होने के लिए बना है, ओके। लेकिन क्योंकि ये जो ड्रग है ये नॉन स्पेसिफिक है, इसलिए वो M1 से लेके M5 के बाकी भी रिसेप्टर्स पे अटैच हो सकता है, साथ ही में ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे भी अटैच हो सकता है। तो जो भी M2 से लेके M5 रिसेप्टर्स तक के अटैचमेंट के बाद मिलने वाले इफेक्ट्स है, दोज विल बी द साइड इफेक्ट्स, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली आएंगे। और इसके अलावा अगर ड्रग कोई भी अलग रिसेप्टर पे जाके अटैच होगा तो उसमें से जो आएगा दैट विल बी द एडवर्स इफेक्ट, ओके। तो इस प्रकार से जो चीजें हैं आपको इंटर रिलेट करना बहुत जरूरी है, जिसके बेसिस पे आपका स्टडी जो है बहुत इजी जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ में जैसे आपने फाउंडेशनल कंसेप्ट क्लियर कर लिए, उसी के साथ साथ में न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन, यानी कि अलग अलग जो बॉडी के अंदर न्यूरो ट्रांसमिटर्स है वो किस प्रकार से अपना इफेक्ट दिखाता है, किस प्रकार से उनका नॉर्मल फंक्शनिंग है। देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि यही वो सबसे दो इंपॉर्टेंट सिस्टम्स है जिसके अंदर ये सारे हॉर्मोन्स या फिर न्यूरो केमिकल्स जो है ये अपना इफेक्ट दिखाते हैं। और क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी जो है ये कभी भी बाहर के ड्रग्स के लिए नहीं बनी है, ये सिर्फ और सिर्फ इसके न्यूरोकेमिकल्स और बायोकेमिकल्स के लिए बनी है। तो बॉडी के अंदर जितने भी रिसेप्टार्स है, जितने भी पाथवेज है, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस है, ये इस प्रकार से चलते हैं कि जिस प्रकार से उनमें सिर्फ बॉडी के अंदर वाले जो केमिकल्स है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, यही उसमें एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट हो सके। तो जब भी कोई ड्रग डिस्कवरी की प्रोसेस में नया ड्रग ढूंढा जाता है तो उसमें ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होती है कि उसका स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी स्पेसिफिकली एट द बाइंडिंग साइट ये न्यूरोट्रांसमीटर के जैसे ही हो। इसीलिए हम लोग बहुत सारे लेवल्स पे स्टडी करके फिर स्ट्रक्चर को फाइनलाइज करते हैं जिसका बाइंडिंग साइट रिसेप्टर के बाइंडिंग साइट के साथ मैच हो, फिर बाकी का स्ट्रक्चर चाहे अलग हो तो भी चल जाता है। तो यही चीज पता कब चलेगी आपको, जब आप न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन जो है ये अच्छे से पढ़ लोगे, ओके। इसके बाद में जैसे हमने पीएनएस और सीएनएस देख लिया, तो सीएनएस में से सिडेटिव्स, हिप्नोटिक्स, एंटीसाइकोटिक और एंटी डिप्रेसेंट, ये चार कैटेगरी के ड्रग्स अगर देखोगे तो काफी सारे ड्रग्स जो है ये इसमें सिमिलर है, ओके। क्योंकि इनका सबका टारगेट एक ही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके। तो इसके हिसाब से उनका स्टडी जो है ये एक साथ करना आपको बहुत ही ईजी जाएगा। कुछ एंटी डिप्रेसेंट आपको सिडेटिव्स में दिखेंगे,
कुछ एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स है जो आपको हिप्नोटिक्स में भी दिखेंगे। हिप्नोटिक्स और सिडेटिव्स में भी काफ़ी सारे ड्रग्स जो है ये बहुत ज़्यादा सिमिलर लेवल पे रहते हैं। इसी के साथ साथ में हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद में उससे रिलेटेड एमसीक्यूज की भी हमें स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्जाम कोई थियोरटिकल एग्जाम नहीं है जिसमें आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया उसके बाद आप जितना चाहे उस पर लिख सकते हो। ओके तो इसके हिसाब से लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप रेफर करो, या फिर एमसीक्यूज की बुक्स आती है उसमें भी आप रेफर कर सकते हो कि भाई ये चैप्टर में से किस टाइप से क्वेश्चंस डिजाइन हो सकते हैं। ओके तो इस हिसाब से आपको एमसीक्यूज की भी स्टडी करनी है। तो इस प्रकार से एक बार 1 मंथ कवर हो गया, उस पर सेकेंड मंथ में आपको कोर सिस्टम जैसे कि बचा हुआ सीएनएस हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, उसके बाद में फिर इम्यून सिस्टम हो गया और रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ऐसे सिस्टम वाइज जो भी ड्रग्स है उन ड्रग्स के ऊपर हमें फोकस ज्यादा करना है। ठीक है, अगर इस प्रकार से फोकस करके स्टडी करोगे तो सेकेंड मंथ में जो है आपके 2-3 इंपॉर्टेंट जो भी सिस्टम्स है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ में जो भी आपका स्टडी स्केड्यूल रहेगा तो उसमें आपको जो है वीक डेज में कम से कम 2 से 3 घंटे एवरी सिंगल डे, और वीकेंड में 4 से 6 घंटे आपको डेडिकेट करने होंगे हमारे पूरे फार्माकोलॉजी के सिलेबस के लिए। तब जाके फर्स्ट और सेकंड मंथ का जो ये स्टडी है ये आपका इफेक्टिवली कंप्लीट हो जाएगा। ओके जैसे जैसे आपका स्टडी कंप्लीट होते जाएगा वैसे आपको भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एमसीक्यूज बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो एमसीक्यूज जो रहेंगे इसको आप 2 लेवल्स पे स्टडी कर सकते हो। एक तो जैसे मेरा चैप्टर खत्म हो गया मैं एमसीक्यू स्टडी करूंगा, ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। या दूसरा, आज के दिन में भले मेरा आधा ही चैप्टर कवर हुआ हो लेकिन उस आधे चैप्टर के सिलेबस के हिसाब से कौन से एमसीक्यूज आए, तो डेली बेसिस पे जो है आपको एमसीक्यूज ये 2 से 3 घंटे वाले स्टडी में भी इंक्लूड करना बहुत ही जरूरी है। ओके अब जैसे सेकेंड मंथ कंप्लीट हो गया, वी आर ऑलमोस्ट डन विद द 50% ऑफ द सिलेबस। अगर ये स्ट्रैटेजी आप प्रॉपरली फॉलो करोगे तो आपका 50% सिलेबस तो 2 महीने में डेफिनेटली खत्म हो रहा है। इसके बाद में बचता क्या है, हार्मोनल एंड मेटाबॉलिक सिस्टम, जिसमें आपके एंडोक्राइन सिस्टम आएंगे, फिर विटामिन, मिनरल, जीआई ट्रैक और क्रोनो फार्माकोलॉजी। ये सारे के सारे चैप्टर्स जो है ये कंपैरेटिवली थोड़े से छोटे हैं एज कंपेयर टू अदर। ओके तो ये चैप्टर्स में आपका थोड़ा सा आपको लिबर्टी मिलेगा, थोड़ा आपके ऊपर स्ट्रेस भी कम होगा, क्योंकि 50% सिलेबस आपको ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब थर्ड मंथ में जैसे ही आप कोई भी सिस्टम खत्म कर दोगे, उसके ऊपर एक्ट होने वाले ड्रग्स की स्टडी खत्म कर दोगे, इमीडिएटली फोकस ऑन अगेन देयर एमसीक्यूज। ओके जैसे थर्ड मंथ कंप्लीट होगा यू वुड बी कवरिंग विथ योर 80% ऑफ द सिलेबस। समझ में आ रहा है? तो 50 से सीधा आपने 80% सिलेबस कवर कर लिया। नाउ आपके पास बचा है ओनली 20% ऑफ द सिलेबस, और जिसके लिए आपके हाथ में 1 महीना है। लेकिन ये फोर्थ मंथ में आपको फिर से थोड़ा बहुत आपका जो स्टडी स्ट्रेटेजी है इसको रिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम लोग स्पेशल टॉपिक्स का मतलब क्या है, ऐसे टॉपिक्स जिसके ऊपर वेटेज बहुत ज्यादा है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखो, उसके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखो, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है ये ज्यादा से ज्यादा आए हैं। ओके तो इस हिसाब से केमोथेरेपी हो गया, कीमोथेरेपी में बहुत सारे कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स आएंगे। जो भी अभी मैंने जो भी स्टडी किया है आपके लिए पिछले 4 साल के क्वेश्चन पेपर्स का, उसके हिसाब से ये सारे जो चैप्टर्स है जैसे एंटीबायोटिक्स हो गया, एंटी फंगल, एंटी वायरल, कैंसर, एंटी टीबी, एंटी मलेरिया, इनके ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं ये काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी चैप्टर्स में। ये इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चैप्टर्स में नहीं आए, लेकिन बाकी चैप्टर्स से अगर एक एक दो दो क्वेश्चंस आए तो इन चैप्टर्स से 3 या 4 क्वेश्चंस आए। इस प्रकार से इनका वेटेज जो है ये कंपैरेटिवली ज्यादा है, बट आपको ब्लाइंडली इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। एवरी सिंगल ईयर इट कैन बी अ कंप्लीट डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम पैटर्न। समझ में आ रहा है? तो आप कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते कि भैया चलो हाई वेटेज वाले चैप्टर पढ़ दे बाकी छोड़ देते हैं तो इसमें 3-4 क्वेश्चन जो है ये कवर हो जाएंगे। इट कैन नॉट बी एश्योर्ड। ठीक है, तो इस चैप्टर्स के ऊपर आपको ध्यान थोड़ा सा ज्यादा देना है, और इनको हमने फोर्थ मंथ में क्यों रखा है, क्योंकि इनका जो नॉलेज है ये काफी हद तक वोलाटाइल है, तो आपको कंफ्यूजन होने, ब्लैंक होना या फिर
लास्ट मोमेंट पे याद नहीं आना, ये चांसेस हो सकते हैं, इसलिए हमको लास्टली इसको फ्रेश फ्रेश माइंड में रखेंगे। इसी के साथ साथ में आपको क्या करना है, इन सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज, और साइड बाय साइड आपको मॉक टेस्ट और पूरे के पूरे सिलेबस का रिवीजन, ये सारी चीजें आपको साइमल्टेनियसली मैनेज करनी है। क्योंकि 3 महीने में आपने पढ़ लिया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे अगर आपने उसको सही से रिवाइज नहीं किया, तो हो सकता है कि एग्जाम के टाइम पे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो भी स्टडी मैनेज करना है, ये 4th मंथ में आपके पास सबसे बड़ा टास्क रहने वाला है। जिस दिन आपको पता होगा कि भैया मेरी एग्जाम की डेट ये है और मेरे पास सिर्फ इतने ही दिन बचे हैं, इसलिए हम लोगों को जो मैक्सिमम सिलेबस कवर करना है 80% वाला, वो पहले 3 मंथ में करना है, ताकि 4th मंथ के बाद में कभी भी एग्जाम की डेट आ जाएगी, वी वुड बी प्रिपेयर टू गिव द एग्जाम वेरी वेरी सक्सेसफुली। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रहेगा, जिसमें आपको मंथ वाइज सिलेबस डिवाइड करना है और उस हिसाब से जो है आपका स्टडी अभी से आपको स्टार्ट कर देना है। ओके, अब इफेक्टिव प्रिपरेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, जैसे मैंने आपको बोला कि हाई वेटेज वाले जो टॉपिक्स है, ये कहां से पता चलेगा आपको, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का आप जितना ज्यादा डिटेल्ड स्टडी करोगे, उस बेसिस पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर लास्ट 4 इयर्स में देखेंगे तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, कीमोथेरेपी हो गया, और ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस, इसके ऊपर क्वेश्चंस काफी ज्यादा आए हैं एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स। तो जब भी हम लोग पढ़ेंगे, तो समझो हर चैप्टर में से आपने सोचा कि मैं 100 एमसीक्यूज पर चैप्टर स्टडी करूंगा या स्टडी करूंगी। ठीक है, तो जब ये चैप्टर्स आएंगे, तो इसके लिए आप 200 एमसीक्यूज कर लेना। ठीक है, तो इसमें एक ही क्वेश्चन को अगर अलग अलग एंगल से घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, तो वो किस प्रकार से हो सकता है, ये थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा, और इसमें आपका स्टडी जो है ये कंपैरेटिवली ज्यादा भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बाकी सारे चैप्टर्स को भी आपको उतने ही इफेक्टिवली करना जरूरी है। डेली एंड मंथली बेसिस पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, जैसे मैंने आपको बोला कि डेली बेसिस पे आपके 20 to 30 एमसीक्यूज होने ही चाहिए, और मंथली बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो आप 100 to 500 का टारगेट इजीली रख सकते हो। ओके, जितने ज्यादा एमसीक्यू बेसिस आप स्टडी करोगे, उतना ही ज्यादा आपके दिमाग में क्वेश्चन पैटर्न क्लियर रहेगा, और उसके हिसाब से आप अच्छे से प्रिपेयर भी कर पाओगे। इसी के साथ साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे भी बहुत ज्यादा फोकस करना है। हर सब्जेक्ट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से कौन से क्वेश्चन आए, उनको सेग्रीगेट कर लो और उसके हिसाब से उसका स्टडी कर लो। साथ ही साथ में जो आपका टाइम टू टाइम रिवीजन है, ये भी उतना ही इफेक्टिव है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बोला, अगर आपने 3 महीने में इफेक्टिवली बहुत बढ़िया से स्टडी कर लिया, लेकिन फाइनल टाइम पे अगर आपने रिवाइज ही नहीं किया, तो बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका पूरी मेहनत पानी में भी जा सकती है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि टाइम टू टाइम हमारी रिवीजन भी प्रॉपरली हो जाएगी। इसी के साथ साथ में जो मॉक टेस्ट और फुल रिवीजन रहेगा, इस पे भी आपको ध्यान देना है। सिर्फ मॉक टेस्ट देते नहीं रहना है, ये एग्जाम देने के बाद में इसको प्रॉपर एग्जाम कंडीशंस के अंदर आपको फॉलो करने की कोशिश करनी है। जैसे वहां पे आपको कंप्यूटर पे बैठ के आपको 3 घंटे के अंदर 125 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, तो एग्जैक्टली टाइम लिमिट लगा के वैसे ही आपको एग्जाम सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इसके साथ साथ में आपके जो भी वीकनेसेस रहेंगे या फिर स्ट्रेंथ रहेंगे, इसको आइडेंटिफाई भी करना है, और उस हिसाब से जो भी वीक एरियाज है उसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस देना पड़ेगा, ताकि आपका फाइनल एग्जाम के टाइम पे सारा का सारा सिलेबस जो है ये इफेक्टिवली अच्छे से कवर हो चुका रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, टिप्स फॉर इफेक्टिव प्रिपरेशन। अब इफेक्टिव प्रिपरेशन, जैसे मैंने आपको बोला कि स्टडी सोर्सेस में आप केडी त्रिपाठी, जो कि फार्माकोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा कॉमन बुक है, जिसको हम लोग बी फार्म के हिसाब से एनसाइक्लोपीडिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि केडी त्रिपाठी में सारे के सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से डिटेल में दिए हुए। इसके अलावा एच एल शर्मा, के शर्मा, एफ एस के बरार, लिपिन कॉट, कैचजंग, ये भी बुक्स है, लेकिन ये सारे जो है ये रेफरेंस बुक्स है, तो इसमें डिटेल्स बहुत ही ज्यादा रहेंगे। अगर ये बुक्स साथ में रेफर करोगे, तो सिलेबस कवर करना सिर्फ 4 महीने के अंदर काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो केडी त्रिपाठी सबसे बेस्ट रहेगा। इसी के साथ साथ में एमसीक्यू के बुक्स आपको डायरेक्टली मार्केट में मिल जाएंगे, जैसे पियर्सन पब्लिकेशन का एक बहुत ही कॉमन और अच्छा बुक मार्केट में अवेलेबल है। तो ये बुक्स लेके आ जाओ, एवरी सिंगल डे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अबाउट द
सॉल्विंग ऑफ एमसीक्यू। सो आपको एमसीक्यूज का पैटर्न भी समझ में आएगा। अभी जैसे आपको बोला था कि हर वीक में आप हर डे में आपको 20 से 30 एमसीक्यूज का प्लान करना पड़ेगा। साथ ही 100 से 200 एमसीक्यू जो है वे पर वीक सॉल्व करोगे, और मंथली बेसिस पे जब देखेंगे तो 500 के आसपास एमसीक्यू आपके हो जाने चाहिए। इसी के साथ साथ में सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करके छोड़ने नहीं है, आपको आंसर्स भी रिव्यू करना जरूरी है। ओके तो आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगी कि अगर मेरे पास 4 ऑप्शंस है तो उसमें से 2 रॉन्ग ऑप्शंस को मैं पहले ही एलिमिनेट किस प्रकार से कर सकता हूं या कर सकती हूं, और जो एक्यूरेट आंसर है उसके पास में ज्यादा से ज्यादा इजीली कब और कैसे पहुंच सकता हूं। इसी के साथ साथ में आपका एक्टिव लर्निंग जो है ये यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि ये कोई आपका थियोरेटिकल एग्जाम नहीं है, राइट? यहाँ पे आपको सिर्फ पिन पॉइंटेड आंसर्स होना बहुत नेसेसरी है। तो अगर आप थियोरेटिकली डिस्क्रिप्टिव 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 पढ़ते जाओगे तो हो सकता है इसमें आपको दिक्कतें आएंगी। इसलिए जब भी आप स्टडी करोगे तो आपके अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से उसके स्टडी नोट्स बनाना। जैसे आपको आपके मदर टंग में लिखना बहुत इजी जा रहा है, या फिर अगर आपको कुछ स्टोरी बना के स्टोरी फॉर्म में उसको याद रखना है, या फिर इसी के साथ साथ में आप कुछ निमोनिक्स यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ डायग्राम्स यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ माइंड मैप्स भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को इफेक्टिवली अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो जब भी आप पढ़ रहे हो साइड बाय साइड आपकी ये चीजें चलती रहेगी। इसके लिए अलग से टाइम डेडिकेट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक सब्जेक्ट है, ऐसे आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। समझ में आ रहा है बेटा? तो इसीलिए टेंशन मत लेना, बट जब भी स्टडी करोगे तो उसके साथ साथ में इसको एक्टिव लर्निंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। तो रिविजन के टाइम पे सिर्फ इतनी सी चीजें रिवाइज कर ली, बात खत्म हो जाएगी, फिर से आपको पूरा बुक लेके बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्टली देयर विल बी मॉक टेस्ट, जहां पे सेक्शनल मॉक टेस्ट आफ्टर ईच मॉड्यूल, यानी कि ईच सब्जेक्ट के बाद में, और शेड्यूल मिनिमम 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट इन द मंथ ऑफ 4। ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर बनता है। इनिशियली हम लोग को लगता है कि यार बस ABCD पे क्लिक ही तो करना है, 125 क्वेश्चन है और हमारे पास पूरे 3 घंटे हैं, आराम से कवर हो जाएगा। लेकिन जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं तो हमें कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन के लिए रफ वर्क की भी ज़रूरत पड़ती है। उस रफ वर्क में हमारा कितना टाइम चला जाता है इस पे हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता, और जब लास्ट का आधा घंटा या 15 मिनट्स बचे होते हैं उस टाइम पे पता चलता है कि भैया 50% पेपर जो है ये मैंने सॉल्व ही नहीं किया है। साथ ही में यहाँ पे जो है हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1/4 निगेटिव मार्किंग भी होता है। तो उस हिसाब से आप रैंडमली अगर सोच रहे हो कि कहीं पे भी मैं टिक मार्क करके आ जाऊंगा, वो भी आपके रिजल्ट को बहुत ही ज्यादा हैम्पर करने वाला है। एंड रिमेंबर गाइज, ये जो निगेटिव मार्किंग वाली स्कीम है इसको बहुत ही सीरियसली लेना, ठीक है? क्योंकि होता ऐसे है कि कई स्टूडेंट्स का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि उन्होंने अंदाजे से या फिर लॉजिकली बेसिस पे, जिस पे उनको कॉन्फिडेंस नहीं था, फिर भी उन्होंने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, और अल्टीमेटली वही क्वेश्चंस थे जिसकी वजह से उनका निगेटिव मार्किंग हो गया, और उसकी वजह से जीपैट क्रैक होते होते रह गया। ये बात बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास साथ होती है। हमें पता है कि पूरे इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 50,000 स्टूडेंट्स हैं जो ये एग्जाम देने वाले हैं, और इन स्टूडेंट्स में अगर हमें अलग से यूनिक से रिप्रेजेंट करवाना है तो आपका स्टडी पैटर्न, साथ ही साथ में आपका आंसर शीट भरने का पैटर्न जो है ये भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और यूनिक होना ज़रूरी है। तो इसलिए स्टडी करते वक्त ये सारी जो चीज़ें हमने डिस्कस की उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना। इसी के साथ साथ में टाइम टू टाइम जो MCQ प्रैक्टिस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस है, ये भी करते रहना। अगर बेटा इस प्लानिंग के हिसाब से बहुत अच्छे से आप इफेक्टिवली अगर स्टडी करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका स्टडी इतना खूबसूरत तरीके से हो जाएगा कि आपको एग्जाम के दिन में बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगा, लेकिन रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ जब एग्जाम दोगे तो आपका एग्जाम भी बहुत ही अच्छे नंबर्स के साथ में क्रैक हो जाएगा। तो आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। मिलते हैं आगे वाले कुछ वीडियोस में जहां पे हम लोग स्टडीज के बारे में शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टाटा।